दोस्तों स्वागत है आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के इस फ्री कोर्स में, जहां पर आज की वीडियो हमारे इस कोर्स की सेकंड वीडियो होने वाली है। अगर हम बात करें लास्ट वीडियो की, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या होता है, इसका बेसिक ट्यूटोरियल हम लोगों ने देखा था, इसकी बेसिक सेटिंग्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हमने इसके इंटरफेस को जाना था और इसमें सेक्शन क्या होते हैं, स्लाइड क्या होती है, कहां से जूम इन जूम आउट होता है, वो सारी डिटेल हम लोगों ने उस वीडियो में कवर अप की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट होम टैब का ट्यूटोरियल देखने वाले हैं, जहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि होम टैब के सारे ऑप्शंस क्या होते हैं और पावर पॉइंट के अंदर उन्हें कैसे यूज किया जाता है। जहां पर हम लोग देखेंगे होम टैब में हम लोग स्लाइड्स कैसे ले सकते हैं। अगर हम स्लाइड की बात करें तो डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स होती है, वो हम लोग कैसे ले सकते हैं। इसमें फॉन्ट ऑप्शन होते हैं, हमारे पास पैराग्राफ सेक्शन होता है, ड्राइंग होता है, एडिटिंग, वॉइस और डिजाइनर जैसे इसमें कई सारे ऑप्शंस जो एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि आज की वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और यूजफुल होने वाली है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगेगी तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर में पावर पॉइंट ऑलरेडी ओपन है और मैंने आपको बताया था कि पावर पॉइंट किस तरह से ओपन होता है पिछली वीडियो में। तो पावर पॉइंट ओपन होने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो होम टैब के अंदर डिफरेंट टाइप के सेक्शन है, जहाँ पे क्लिपबोर्ड है, स्लाइड है, फॉन्ट है एंड बहुत सारी चीजें हैं। और हमारे पास यहाँ पर एक स्लाइड है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशंस को बनाते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स होती हैं और हम एक्स्ट्रा स्लाइड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के ऊपर हम लोग प्रेजेंटेशन बनाएंगे। प्रेजेंटेशन की सारी चीजें हम लोग इसमें क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर ये अगर स्लाइड यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है, क्लिक टू ऐड सब टाइटल आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पे इस स्लाइड वाले सेक्शन को आपको समझाऊं तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास एक स्लाइड ये है, हम इसके अलावा भी इसमें एक्स्ट्रा स्लाइड ऐड कर सकते हैं, वो भी इस ऑप्शन के थ्रू। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिख जाते हैं, जहां पर टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल, ऐसे कई सारे ऑप्शन मुझे यहाँ दिख रहे हैं जहां पे मैं डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स को ऐड ऑन कर सकता हूं इस प्रेजेंटेशन पे। अब वो यूज की जाती हैं या फिर वो ऐड की जाती हैं काम के बेसिस पे, हमें नीड किस तरह की है उस तरह की स्लाइड को हम लोग उसमें ऐड ऑन करते हैं। अभी हमारे पास सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक स्लाइड आती है, वहां पे लिखा रहता है क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यानी कि हम लोग यहाँ पर अपना एक टाइटल लिख सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं और नीचे एक सब टाइटल उसके लिए हम यहाँ पे रख सकते हैं। अगर हम इस स्लाइड के लेआउट को चेंज करना चाहें, जो हम लोगों ने ऑलरेडी स्लाइड ले रखी होती है, हम उसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है लेआउट का। अगर हम लोग को टाइटल एंड स्लाइड में वो ऑप्शन नहीं रखना होता तो हम टाइटल एंड कंटेंट में क्लिक करके भी उस ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आके टाइटल ओनली करूँ तो यहाँ पे टाइटल ओनली का सेक्शन यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, वो चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मेरे पास अवेलेबल रहती हैं, मैं इसको इजीली मेंटेन कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, अभी हम लोग टाइटल एंड स्लाइड पे पहुंचते हैं और ऐसे इसको मैनेज करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। मान लीजिए मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो मैं बना रहा हूँ किसी टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक है मान लीजिए माई विलेज, तो मैं उसके ऊपर बना रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं उस टॉपिक को लिख दूंगा। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा माई विलेज, ये मैंने इसके अंदर लिखा। इसको लिखने के बाद अगर आपको इसे थोड़ा सा और अट्रैक्टिव शो करना है और अट्रैक्टिव दिखाना होता है तो आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। साइज बड़ा करने के लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखता है जहां से आप डायरेक्टली साइज को इंक्रीज कर सकते हैं इस तरह से, और आप साइज को डायरेक्टली डिक्रीज भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हम ऑप्शन। तो यहाँ पे हो गए ये ऑप्शन जहां पे हम लोग इसका एक फिक्स साइज दे सकते हैं। अब यहाँ पे इसको कहा जाता है ग्रो फॉन्ट। आप जितना इसको टाइप क्लिक करते जाएंगे ये क्या करेगा कि साइज को इंक्रीज करेगा, और जितना आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जिसको हम कहते हैं श्रिंक फॉन्ट, इससे साइज इसका छोटा होते जाता है। आप कीबोर्ड शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीबोर्ड से आप कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन करेंगे तो इसका साइज इंक्रीज होता है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो करेंगे तो इसका साइज जो होता है वो छोटा हो जाता है। तो ये आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये रखने के बाद जो भी आपको साइज रखना होगा यहाँ से आप मेंटेन कर लेंगे उसका।
अब जो नीचे आ रहा है क्लिक टू ऐड सब टाइटल, अगर आपके टाइटल का कोई एक सब टाइटल है तो वो चीज आप यहाँ पर रख सकते हैं। अगर नहीं है तो उसके अलावा अगर आपको कोई और चीज यहाँ लिखनी होती है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम मोहित है और मैं इस प्रेजेंटेशन को बना रहा हूँ और मैं अपनी डिटेल को यहाँ पर देना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने ऊपर लिखा है माई विलेज और नीचे मैं यहाँ लिखने वाला हूँ प्रेजेंटेड बाय मोहित सिंह। तो यहाँ पे मैं ये चीज जो है वो लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखे, तो हम अपने फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हमें फॉन्ट को सिलेक्ट करना होता है, हम इस ऑप्शन पर जाते हैं और हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फॉन्ट स्टाइल दिखती हैं। अब कौन सी फॉन्ट स्टाइल हम लोग अभी यूज करनी है इसमें, वो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे को स्क्रॉल करते जाना है और आपको बहुत सारी यहाँ पे स्टाइल देखने को मिल जाती हैं। तो अभी के लिए मुझे जिसमें फॉन्ट स्टाइल रखनी है वो रखनी है ये वाली, तो मैंने इस पे क्लिक किया और इसका फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे ही आ जाता है। अगर आपको नीचे वाले फॉन्ट का भी स्टाइल चेंज करना होता है तो आप उसे सिलेक्ट करिए और उसके बाद आपको यहाँ से जो भी फॉन्ट स्टाइल इसके लिए सूटेबल लगे वो आप इसके लिए रख सकते हैं। तो हमेशा आप डिफरेंट टाइप की चीजों के ऊपर अपनी चीजों को ट्राई करके देखिए कैसा उसका व्यू आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजों को फिक्स करना होता है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये है बोल्ड करने का ऑप्शन। बोल्ड किस लिए यूज किया जाता है, कभी भी अगर आपको किसी चीज को डार्क शो करना हो, ज्यादा हैवी फॉन्ट दिखाना हो तो आप बोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि अभी माई विलेज कुछ इस तरह से लिखा आ रहा है, अगर मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो अब देखिए बोल्ड करते ही इसमें थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, ये थोड़ा सा हैवी दिखने लग जाएगा। मैं दोबारा से इस पे क्लिक करूंगा तो इसका बोल्ड हट जाता है और दोबारा क्लिक करने पर बोल्ड अपडेट हो जाता है दोबारा से। कंट्रोल बी इसका शॉर्टकट की होता है, जहां पर कंट्रोल बी की मदद से भी वो चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने इसको भी अनचेक किया। फिर आपको दिखेगा इसमें एक ऑप्शन इटैलिक करने का। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और मैं थोड़ा सा इसको इटैलिक पे क्लिक करूंगा तो देखना इसका व्यू थोड़ा सा चेंज हो जाता है, आपका टेक्स्ट थोड़ा सा आपको कर्व दिखेगा इसमें, वो आप इसमें कर पाएंगे। तो आप ये चीज कर सकते हैं। साथ में इसमें मिलता है आपको ऑप्शन अंडरलाइन करने का। किसी टेक्स्ट को अगर आपको अंडरलाइन करके शो करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने नाम को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से करता हूँ अंडरलाइन, तो इस तरह से वहां पे एक अंडरलाइन ऐड हो जाएगी। तो ये चीज आप कर सकते हैं। इसको कहा जाता है शैडो, यानी अगर आपको किसी टेक्स्ट के ऊपर शैडो देनी होती है तो आप इस पे क्लिक करिए, या आपके टेक्स्ट के ऊपर एक शैडो अप्लाई कर देता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस तरह से इसका शैडो यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे होता है ये ऑप्शन जिसे हम कहते हैं स्ट्राइक थ्रू। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एंटर किया। अब जैसे आपने देखा होगा कई बार आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, तो ऐसा होता है ना कि कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का एक रेट है, मान लीजिए उस प्रोडक्ट का रेट है 55 रुपीज, और अब कंपनी ने थोड़ा सा उसके साथ कोई डिस्काउंट ऑफर दिया है या कुछ दिया है, मान लीजिए वो जो प्रोडक्ट है वो 40 रुपीज का हो गया, तो उसमें से कितना पैसे कम हो गए, उसमें से 5 रुपीज कम हो गए। तो कंपनी एक ऑफर अप्लाई करती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं अभी भी अंडरलाइन आ रहा है, पहले मैं इसको अंडरलाइन को हटाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा 45 रुपीज। तो जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे ये उसका पहला प्राइस था, अब जो उसका प्राइस है वो है 40 रुपीज। तो मान लीजिए कंपनी उसको डिस्प्ले करने चाह रही है, तो कंपनी कुछ इस तरह से डिस्प्ले नहीं करेगी उसको कि 45 को हटा देगी, वो 45 को एक क्रॉस का साइन दे के दिखाएगी। यहाँ पे मैंने 45 को सिलेक्ट किया और मैं उसको कर देता हूँ स्ट्राइक थ्रू, तो वो कुछ इस तरह से उसको डिस्प्ले करती है, जिसको कहा जाता है स्ट्राइक थ्रू। तो ये चीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो फिलहाल ये आपको इतना समझना है इसके बारे में। मैं अभी इस चीज को यहाँ से आके रिमूव करता हूँ। तो ये स्ट्राइक थ्रू आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखता है ये ऑप्शन, जो कि टेक्स्ट के स्पेस को, जो बीच में डिस्टेंस होती है हर कैरेक्टर के बीच में, उसको मेंटेन करती है। जैसे ये माई विलेज लिखा हुआ है और मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो और मैं सॉरी यहाँ पे जाता हूँ, मैं करता हूँ वेरी टाइट, तो आप देखना टेक्स्ट बहुत ज्यादा टाइट हो गया। आप टाइट रखेंगे तो इतना आएगा, नॉर्मल में इतना, लूज करना चाह रहे हैं, वेरी लूज करना चाह रहे हैं, या मोर स्पेसिंग पे क्लिक करना चाह रहे हैं। अगर मैं मोर स्पेसिंग पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास और ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं कि मैं उसको कितना कर्न करना चाहता हूँ। करने के पॉइंट आपको यहाँ दिख रहे होंगे, आप कितना उसको आगे मूव करना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीज आपको दिख जाती है। और बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आके इसकी स्पेसिंग की, तो कितनी स्पेस मुझे इनके बीच में चाहिए वो मैं यहाँ से आके मेंटेन कर सकता हूँ। तो ये बीच में कैरेक्टर के बीच का स्पेस हो जाता है। फिर इसमें मिलता है आपको ऑप्शन ये, इसे हम कहते हैं केस चेंज। यानी कि अगर आपने कोई कंटेंट पहले से लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपने कैपिटल लेटर्स में लिखा हो सकता है कि आपने स्मॉल लेटर्स में लिखा हो, अब आप उसको सेंटेंस केस में या स्मॉल लेटर्स में या फिर अपर केस में चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन में क्लिक करना होता है। जहां से आप लोअर केस करते हैं तो ये स्मॉल लेटर में आ जाता है, अपर केस करते हैं तो ये कैपिटलाइज हो जाता है,
कैपिटलाइज ईच वर्ड करेंगे तो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल होते हैं। टॉगल केस में हर पहला लेटर स्मॉल होगा और बाकी लेटर जो होंगे वो कैपिटल होंगे। तो ये चीज होती है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसमें एक ऑप्शन रहता है ये वाला जो कि टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज होता है। मैंने क्या किया, मैंने मोहित सिंह को सिलेक्ट किया और यहाँ आने के बाद मैं इस तरह से इसको हाईलाइट करना चाहूंगा तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा तो हम सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को और यहाँ से हम लोग किसी भी टाइप का कलर ले सकते हैं उसको हाईलाइट करने के लिए। कोई भी कलर जो हम लोगों को सूटेबल लगता है वो हम लोग अपने लिए यहाँ रख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी के लिए मैं इसको रेड रख ले रहा हूँ तो ये इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। सो आई होप आपको ये फॉन्ट वाला जो सेक्शन है वो समझ में आ गया होगा। इसमें एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया था जो कि है ये वाला, इसे हम कहते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। एक्चुअली होता ये है कि आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर जितना फॉर्मेट लगाया हुआ होगा अगर आपको उसको एक ही बार में हटाना होता है तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया आप देख पा रहे होंगे पूरा जो टेक्स्ट है माई विलेज वो नॉर्मल हो चुका है। तो ये जो चीज होती है वो आप इस ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं जिसे कहा जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे ना मैं सारी चीजों का नाम भी उसके साथ साथ ले रहा हूँ कि आपको नाम भी याद हो जाए और उसके साथ साथ उसका काम भी याद हो जाए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इतना करने के बाद हम लोग स्लाइड वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। जैसे अब मैंने ये बना लिया माई विलेज, अब मुझे इसके बाद एक और स्लाइड चाहिए। अभी मैं सारी चीजें सिंपल रख रहा हूँ, आपके लिए कोई भी चीज टफ ना हो, मैं बहुत इजी तरीके से इन चीजों को समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि मैं एक और स्लाइड लेना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मैंने ये लिख दिया, मैं ये चाहता हूँ कि जो अगली स्लाइड होगी उस पर मैं अपने गांव का इंट्रोडक्शन दूंगा। तो उसके लिए मैं न्यू स्लाइड में जाऊंगा। अब आपके अकॉर्डिंग कौन सी स्लाइड इसमें बेटर होनी चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैं इसको लूंगा टाइटल एंड कंटेंट वाले को। जहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं इसमें एक टाइटल रखूंगा। जो टाइटल रहेगा मेरा इसमें वो रहेगा अबाउट माई विलेज और नीचे में उसके बारे में लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं एक टाइटल रखूंगा जिसमें लिखूंगा अबाउट माई विलेज। तो ये मैंने इसके अंदर लिखा। फिर मैं नीचे लिख लूंगा कि मेरे गांव का नाम ये है, इसके बारे में जो डिटेल्स वगैरह होंगी वो सारी जो चीजें होती है वो मैं इसमें लिख लूंगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन होता है ना ये बहुत मैटर करता है कि आप किस टाइप की स्लाइड को ले रहे हैं अपने यूज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए थोड़ा बहुत मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसमें, माई विलेज नेम इज, तो ये थोड़ा बहुत मैंने इसमें चीजें लिख ली। तो ये जो चीज होती है ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैंने टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दिया और अभी के लिए समझने के लिए इतना काफी रहेगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया। अब इसके बाद हम लोगों को अगर कोई दूसरी स्लाइड लेनी हो तो हम कैसे ले सकते हैं, तो हमें यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन लेना हो आपको तो ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा दूसरा ही लेना है, आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं एक ही स्लाइड के लेआउट के साथ साथ, वो डिपेंड करता है काम के ऊपर। तो यहाँ पे आप दो कंटेंट डाल सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं, आप सिर्फ ब्लैंक वाली भी ले सकते हैं। तो ये जो चीजें होती है वो आप इसमें कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। लेआउट मैंने आपको बताया था कि आप ऑलरेडी जो स्लाइड आपके पास होती है आप उनका लेआउट यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये लेआउट आप समझ गए होंगे। अब जैसे यहाँ पे है एक ऑप्शन रीसेट करने का। रीसेट एक्चुअली ऐसा होता है कि जिस तरह से हम लोगों ने भी देखा था क्लियर फॉर्मेटिंग, उसी तरह से ये रीसेट का ऑप्शन भी यूज होता है। अगर आपने कई तरह के इसमें ऑप्शन अप्लाई किए हुए हैं अपनी स्लाइड के ऊपर और आप उन सारे ऑप्शन को हटाकर इसको बिल्कुल नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप रीसेट का यूज कर सकते हैं। जैसे आप रीसेट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके टेक्स्ट का पूरा जो नॉर्मल फॉन्ट था ये सब कुछ वैसे ही कर देता है। यानी सारी फॉर्मेटिंग, सारे ऑप्शंस, सारे डिजाइन जो आपने इसमें लगा रखे होते हैं ये उन सबको नॉर्मल कर देता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे सेक्शन की। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम अलग अलग सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं और सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे सेक्शन की तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, स्टार्टिंग में क्लिक करता हूँ, यहाँ मैं करता हूँ ऐड सेक्शन। ऊपर एक सेक्शन आ गया, फिर आपसे कहता है कि आप इस सेक्शन का नाम दीजिए। तो मैंने जब मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया इंट्रोडक्शन, मैंने यहाँ लिखा इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पे मेरा ये एक सेक्शन बन गया जिसमें मेरी दो स्लाइड है, एक पहली वाली और एक दूसरी वाली। मान लीजिए इसके बाद मुझे एक सेक्शन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर मैं करूंगा ऐड सेक्शन। यहाँ पे एक सेक्शन ऐड होगा तो दूसरे सेक्शन का मैं यहाँ पे नाम रख लेता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा फैसिलिटीज, ओके किया मैंने इसके। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक सेक्शन और क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद मुझे उसमें कौन सी स्लाइड रखनी है मैं यहाँ से स्लाइड ऐड कर लूंगा उसके लिए। तो अब यहाँ पे क्या है, ये इंट्रोडक्शन का एक यहाँ पे पार्ट हो गया मेरे पास जिसको मैं यहाँ पे कोलैप्स कर सकता हूँ और फिर मेरे पास यहाँ पे फैसिलिटीज मिल जाती है, यहाँ से फैसिलिटीज को भी कोलैप्स कर सकता हूँ जो मुझे बताएगा कि इंट्रोडक्शन के अंदर मेरे पास दो स्लाइड्स है, फैसिलिटीज के अंदर मेरे पास अभी एक स्लाइड है। तो हम यहाँ से आके एक्सपेंड और कोलैप्स जो करना चाहें वो हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग
इन स्लाइड्स को यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन होते हैं ये वाले, ये किस लिए यूज होते हैं। अब मान लीजिए मुझे किसी चीज को कॉपी करना हो तो कॉपी कैसे किया जाता है। मान लीजिए देखिए मैंने इस चीज को सिलेक्ट किया यहाँ से और मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक किया, ये करेगा कॉपी। मुझे कहाँ रखना है, उस चीज को नीचे रखना है, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया और फिर मैं यहाँ पे इसके थ्रू पेस्ट कर सकता हूँ। शॉर्टकट में कंट्रोल सी से कॉपी होता है और कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। ये बेसिक सी चीजें होती हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता किसी को तो उसके लिए वो यहाँ से भी कर सकता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कट करना। तो कट मतलब ये होता है कि किसी एक चीज को एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देना। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस चीज को सिलेक्ट किया, मान लीजिए इस लाइन को, और मैं यहाँ से इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया आप देख रहे होंगे कि वो चीज यहाँ से हट चुकी है। अब मुझे उसको दोबारा से वहीं रखना है या किसी दूसरी जगह रखना है, तो जहां रखना है वहां पे आपको एक बार क्लिक करना है और आपको यहाँ पेस्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे मैंने पेस्ट पे क्लिक किया तो वो चीज यहाँ पे ऐड हो जाती है। एक इसमें रहता है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट इन द सेंस कि आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर कोई फॉन्ट स्टाइल लगाई हुई है, अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, कोई भी चीज की हो। अब आप चाह रहे हैं कि किसी दूसरे टेक्स्ट के ऊपर वो एक ही बार में हो जाए, क्योंकि आपको बार बार वो चीज रिपीट नहीं करनी है, तो उस टाइम आप फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं इस चीज को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ और मैं इसके फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ, मैं टेक्स्ट का इसका कलर चेंज कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया कि इस टेक्स्ट के ऊपर बहुत सारा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया। अब ये चीज मुझे एक जगह नहीं बल्कि अपने स्लाइड में कई सारी जगह लगानी पड़ रही है, तो बार बार मैं अपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करूंगा, साइज चेंज करूंगा, कलर चेंज करूंगा, तो ये काम थोड़ा सा लेंदी होगा। मैं उस चीज को इजी कराना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा जहां पे मैंने फॉर्मेटिंग लगाई हुई है, फिर मैं इस ब्रश पे क्लिक करूंगा। अब देखिए मैं जैसे स्लाइड के ऊपर आऊंगा तो मेरे माउस के कर्सर के पास एक ब्रश आ रहा है। इस ब्रश को मैं जितनी लोकेशन में ड्रैग करूंगा ये उतनी जगह पे सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता है। जैसे आप देख रहे होंगे मैंने ये जो चीज लगाई थी यहाँ पे, वो यहाँ पर भी अप्लाई हो जाती है। इसी तरह से मान लीजिए किसी दूसरी जगह लगानी है तो हम लोगों को टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट को सिलेक्ट करना है और जहां भी लगाना है आपको उस जगह को आपको इस तरह से ब्रश के थ्रू पेस्ट कर देना है। तो ये फॉर्मेट पेस्ट हो जाता है, इसको कहा जाता है फॉर्मेट पेंटर। तो इसी के साथ हमारा क्लिपबोर्ड सेक्शन कंप्लीट होता है, स्लाइड सेक्शन कंप्लीट होता है, फॉन्ट सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पैराग्राफ सेक्शन की। तो पैराग्राफ सेक्शन को समझने के लिए हमें यहाँ पे पैराग्राफ की नीड होगी। अभी मैं इसमें पहले से कॉपी किया हुआ एक टेक्स्ट ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किसी स्लाइड के ऊपर आपके लिए टेक्स्ट रखा हुआ है इन चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि ज्यादा टेक्स्ट के ऊपर ही ये ऑप्शन अप्लाई होते हैं, इसलिए मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। तो इस टेक्स्ट को हम लोग मैनेज करके देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन रहता है यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ से हम लोग डिफरेंट टाइप के बुलेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्टाइल आ रही है, साथ ही हम लोग इनमें नंबर लगा सकते हैं। अब नंबर कैसे लगाए जाते हैं, आपको यहाँ क्लिक करना होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बुलेट्स आ रहे हैं। अगर हमें नंबर चाहिए होते हैं तो हम लोग नंबर में क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे नंबर दिख जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपना कोई छोटा सा लोगो है या कोई और इमेज है, हमें उसे एज ए बुलेट डिस्प्ले करना होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन में क्लिक करना होता है। जब हम पिक्चर में जाते हैं तो हमसे पूछता है कि आपको ऑफलाइन पिक्चर चाहिए या फिर ऑनलाइन पिक्चर चाहिए। तो मैं करता हूँ फ्रॉम ए फाइल। जब मैं फ्रॉम ए फाइल करूंगा तो ये मुझे कंप्यूटर में भेजेगा और मुझे कंप्यूटर से कोई इमेज लगानी होगी तो मैं उसे लगा सकता हूँ। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे लोगो को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर लेता हूँ इसको मैं। अब आप देखना एक चीज कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ आपके लिए। जहाँ पे मैंने आगे से बुलेट लगती है ना, वहां पे एक लोगो सा यहाँ अप्लाई हो जाएगा। आई थिंक आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख पा रहा होगा। तो ये जो चीज होती है वो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं ये वाले, मैंने आपको नंबरिंग बताई थी, यहाँ से वही नंबरिंग हम लोग यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं इसके ऊपर। फिर हमारे पास ऑप्शन रहते हैं ये वाले, इन्हें हम लोग कहते हैं इंडेंट को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, इंडेंट किसे कहते हैं। देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक रूलर दिख रहा होगा, जिसे हम कहते हैं लेफ्ट इंडेंट, और यहाँ पे होता है राइट इंडेंट। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे टेक्स्ट को ये मैनेज करता है। लेफ्ट से वो बताता है कि कहाँ से हमारा टेक्स्ट स्टार्ट होगा और राइट जहां तक हमारा टेक्स्ट खत्म होगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपके टेक्स्ट की पोजीशन अभी यहाँ पर है, मुझे इस टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज करना हो तो मैं इंक्रीज कर सकता हूँ उसके इंडेंट को। जैसे मैं उसके इंडेंट को इंक्रीज कर रहा हूँ तो आप देखना कि उसका साइज भी यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बॉक्स के अंदर ये चीज लिखी हुई है। अगर आपने एमएस वर्ड यूज किया होगा तो एमएस वर्ड के अंदर पेज के अंदर काम होता है, जहां पर ये चीज नहीं होती है, सिर्फ इसकी पोजीशन ही चेंज होती है। तो ये चीज आपको इस तरह दिख जाएगी। अगर आपको डिक्रीज करना होगा तो आप इसके थ्रू उसे डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट के बीच की स्पेसिंग मेंटेन करनी होती है तो ये स्पेसिंग का ऑप्शन होता है, आपको यहाँ क्लिक करना होता है। यहाँ से आप लाइन्स के बीच का टेक्स्ट मैनेज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने लाइन के बीच का टेक्स्ट रखा 1.0। अब आप देखना कि हमारे पास 3 पैराग्राफ है, एक ये और एक ये।
लेकिन तीनों पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। अगर हमें वो स्पेस रिमूव करना हो या फिर कम ज्यादा करना हो तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और हम लोग यहाँ पर जाते हैं। यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है स्पेसिंग बिफोर एंड आफ्टर। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे आफ्टर को यहाँ से बिल्कुल 0 कर देता हूँ और इसे करता हूँ ओके। तो देखना यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से स्पेस थोड़ा सा कम हो गया। अब यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है वो हर पैराग्राफ के बिफोर वाला स्पेस बचा हुआ है। तो हमें अगेन यही जाना होता है, इस यहाँ क्लिक करना होता है। अगर हम बिफोर का स्पेस भी यहाँ से हटा दें एक बार के लिए और ओके करते हैं तो आप देखिए ये लाइन के स्पेस के बराबर ही आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग पैराग्राफ के बीच का स्पेस भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं कि हमें आफ्टर में कितना चाहिए और वो हमें बिफोर में कितना रखना है। तो ये जो सारी चीजें होती है हम लोग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन ऑप्शन की। इन्हें हम कहते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में जो हमारा टेक्स्ट होता है, हम लोगों ने पैराग्राफ के बेसिस पे टेक्स्ट लिखा रहता है। अब वो जो टेक्स्ट है हम लोगों को लेफ्ट साइड से देखना है, सेंटर में से देखना है या राइट साइड की तरफ से देखना है, वो हम लोग अलाइनमेंट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए जो आपका टेक्स्ट है वो लेफ्ट से इक्वल है बट राइट से इक्वल नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ जिसे हम कहते हैं राइट अलाइनमेंट, इसमें आपका टेक्स्ट राइट से इक्वल होगा बट लेफ्ट से इक्वल नहीं होगा। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँ जिसे हम कहते हैं जस्टिफाई, इसमें हमारा टेक्स्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ से बराबर होता है। ये खुद से मैनेज कर लेता है उस चीज को। ये होता है लेफ्ट अलाइनमेंट जिसमें बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग रहती है। अब ये सेंटर वाला ऑप्शन होता है, जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट होता है ना वो लेफ्ट से बराबर होता है ना वो राइट से, हमारा टेक्स्ट सेंटर से मैनेज हो रहा होता है। यूजुअली जो इसका यूज होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टॉपिक रखा है, इसके अंदर भी मैंने इसके अंदर टॉपिक रखा माई डेटा। अब मैं चाहता कि जो माई डेटा लिखा हुआ है वो सेंटर में आए। हम लोग स्पेस देके उसको आगे नहीं लेके आएंगे, हम जस्ट इस ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जो माई डेटा मैंने यहाँ पे एक टॉपिक रखा है, मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, तो वो जो चीज है ना वो यहाँ पे सेंटर में आ जाएगी। मतलब हम लोग को फिक्स नहीं करना पड़ेगा उसको राइट से कितना है लेफ्ट से कितना है, वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। इसलिए हम लोग इस ऑप्शन का यूज करते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। मैं इस चीज को अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहता है ये वाला, ये होता है हमारे डेटा में कॉलम्स क्रिएट करने के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मुझे डेटा 2 कॉलम्स पे रखना है, मैंने क्लिक किया। अब हमारा डेटा एक कॉलम यहाँ दिख रहा है और दूसरा यहाँ। पहले कॉलम में सारा डेटा दिख रहा है, दूसरे कॉलम में सिर्फ एक ही लाइन दिख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट इतना ही है। अगर हमारे पास टेक्स्ट ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में जो टेक्स्ट होता है वो सेकंड वाले में भी चले जाता है। टेक्स्ट अगर ज्यादा हो या फिर टेक्स्ट जो आपके पास है उसका साइज बड़ा होना चाहिए। मैं इस टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने टेक्स्ट का साइज बड़ा किया वो ऑटोमेटिकली यहाँ बढ़ने लग गया। वहीं हम लोग इसको 3 कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम एक्स्ट्रा सेटिंग अगर करना चाहें तो मोर कॉलम्स में जाके हम उसके एक्स्ट्रा सेटिंग यहाँ मैनेज कर सकते हैं। 3 की जगह 4 करना हो तो वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके हाथ में रहती हैं कि आपको कितनी सेटिंग उसकी रखनी है। बहुत बेसिक सा ऑप्शन है, आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये जो ऑप्शन हमारे होते हैं ये होते हैं टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ पहली स्लाइड पे, ये मैंने लिखा है माई विलेज। ये जो माई विलेज लिखा हुआ है मुझे थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अगर मैं इसको करता हूँ ऐसे रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री, या मैं करता हूँ रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री, या मैं करता हूँ स्टैक, तो ये ऐसे हो जाता है। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि क्या हुआ है, थोड़ा सा गैप ही तो यहाँ पे बढ़ा है। एक्चुअली जो टेक्स्ट है उसका सिर्फ गैप नहीं बढ़ा, ये मैनेज हो चुका है वर्टिकली। लेकिन हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो बॉक्स है वो थोड़ा सा इसके लिए छोटा पड़ रहा है, जहाँ पे टेक्स्ट को मैनेज नहीं कर पा रहा, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसके साइज को कुछ इस तरह से नीचे को करता हूँ, मैं इस तरह से साइज को यहाँ से ऊपर को करता हूँ, उसके बाद मैं इसको कुछ इस तरह से रखता हूँ और टेक्स्ट के साइज को थोड़ा छोटा करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे उसने यहाँ पे उसको एडजस्ट कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ऐसे भी रख सकते हो आप इसे, ठीक है। माई विलेज, माई आगे दिख रहा है, विलेज पीछे दिख रहा है। ये सारी चीजें इसलिए दी रहती हैं क्योंकि पावर पॉइंट के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशंस क्रिएट करते हैं और हम लोग टेक्स्ट को अलग अलग टाइप से मैनेज कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन दे रखा होता है। मैं इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन इसमें लगाता हूँ, मैंने इस लगाया ये वाला ऑप्शन, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये टेक्स्ट आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा, आप इसको ऐसे रख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अभी मैं इसको यहाँ से नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ क्लिक करते हैं और इसको कर देते हैं हॉरिजॉन्टल, जहाँ पे हम लोग इसके साइज को फिर से वही मैनेज करके रख लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं ऊपर। सो आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिएगा जो टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है उसको कैसे रखना है आपको। तो जैसे हम ये देखिए, ये मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स में जो माई विलेज लिखा हुआ है वो बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ऊपर बिल्कुल गैप दिख रहा है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ और मैं मिडिल में क्लिक करूँ तो अब ऊपर और नीचे बॉक्स के दोनों साइड गैप है हमारे पास। और अगर मैं सिर्फ क्लिक करता हूँ टॉप में तो ऊपर रहता है टेक्स्ट और नीचे यहाँ पे हमारे पास गैप रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम लोगों को टेक्स्ट कैसे रखना है। अब यहाँ पे इस तरह से आप इस टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं। अब वो आप कहेंगे कि जो मैंने रखा अभी ऑप्शन अप्लाई किया वो क्यों ही करा, सब कुछ तो नॉर्मली लग रहा है।
कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग इसमें कलर फिल करते हैं ना बॉक्स में, अभी मैं नॉर्मली इसमें कलर फिल कर देता हूँ एक, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है वो बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी गैप है और नीचे भी गैप है। वहीं अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे आके मैंने इसको रख दिया नीचे, तो अब क्या है, यहाँ पे ऊपर ऊपर गैप दिख रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट नीचे दिख रहा है। तो ये चीजें तब हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस ऑप्शन को। यहाँ पे ये जो ऑप्शन होता है ये होता है एक तरीके से स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। कई बार हम लोग अपने टेक्स्ट मैनेज करते हैं, हम उस टेक्स्ट को डिफरेंट टाइप के स्टाइल में देना चाहते हैं। हमारे पास ग्राफिक्स मौजूद होते हैं जिन ग्राफिक्स में हम लोग टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे इस ग्राफिक को लिया या इस ग्राफिक को लिया, किसी भी ग्राफिक को अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो जो हमने ऑलरेडी इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये उस टेक्स्ट को उस ग्राफिक में कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने इसी पे क्लिक कर दिया और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से एक ऑप्शन खुल गया जहाँ पे लिखा रहा है स्मार्ट आर्ट डिजाइन। यहाँ पे हम लोग इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, फिर हम लोग 3D या 2D मोड रख सकते हैं। इस चीज को हम लोग अभी उतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग इस चीज को आगे आने वाले इंसर्ट टैब के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट आर्ट को। अभी सिर्फ मैं आपको इतना समझा रहा हूँ कि ये ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है तो किस तरह से हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास ये जो ऑप्शन होते हैं ये क्या होते हैं। जब हम लोग यहाँ क्लिक कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ पे शेप दिखते हैं, हम लोग अपनी डिजाइन के लिए यहाँ पे शेप ऐड कर सकते हैं। तो कई बार हम लोगों को शेप की नीड होती है, हम लोग यहाँ जस्ट क्लिक करते हैं और उस शेप को लेके आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं नॉर्मली यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ रेक्टेंगल का, तो मैंने क्या किया, इस तरह से शेप को क्रिएट किया। और जब भी हम लोग एक शेप क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे इंसर्ट शेप का, शेप स्टाइल का, और भी कई सारी चीजें हम लोग यहाँ देखने को मिल जाती है। अगर हम लोग इसमें कोई कलर रखना चाहें तो हम यहाँ से आके शेप फिल में जाते हैं और यहाँ से हम लोग इसमें कोई भी कलर रख सकते हैं। अब जो अगर आपने इसमें कलर रखा हुआ है, अगर आपको वो कलर नहीं रखना और आपको ऐसा कलर रखना है जो इसमें है ही नहीं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मोर फिल कलर में जाना होता है, जहाँ पे आपके पास दो मोड रहते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक कस्टम। अगर हम स्टैंडर्ड में क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे कई तरह के कलर मौजूद हैं, हम इन कलर को रख सकते हैं। और यहाँ पे हम कस्टम पे जाएं तो हम खुद से कोई कलर इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे हम इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं कलर की, और हम सेट कर सकते हैं कि हमें कितना लाइट और कितना डार्क यहाँ पे कलर चाहिए। हम क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, वही कलर इसके अंदर फिल हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आई ड्रॉपर पे क्लिक करता हूँ। आई ड्रॉपर इसलिए होता है कि हम लोग कलर उठा सकते हैं अपनी ड्राइंग में से ही। मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया या इस पे क्लिक किया तो वही कलर उसके अंदर फिल हो जाता है। हम यहाँ क्लिक करते हैं, हम करते हैं पिक्चर। अब मुझे उस शेप के अंदर अपनी कोई पिक्चर रखनी है, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने नॉर्मली इस पिक्चर पे क्लिक किया और इसे किया मैंने इंसर्ट, तो जो भी पिक्चर उसके अंदर होगी ना वो इसके अंदर फिल हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा सा इसे साइज बड़ा करता हूँ, ये हमारे सोनू भाई है, यहाँ पे इनकी पिक्चर इसके अंदर फिल हो चुकी है। तो ये जो चीज होती है ये हम इसके अंदर कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह की चीज हम लोग उसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका शेप फिल का ऑप्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रेडियंट का ऑप्शन रहता है हमारे पास। ग्रेडियंट जैसे मान लीजिए मैं इस पिक्चर को अभी नहीं छड़ रहा, इसको यहीं पे रख लेता हूँ, बेचारे सोनू भाई नाराज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं दूसरी इसमें कोई शेप लेके आता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे नॉर्मली एक यहाँ पे ओवल क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ शेप फिल के अंदर, फिर मैं करता हूँ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कलर का लाइट या डार्क मोड होता है। आप यहाँ से डार्क मोड ले सकते हैं, आप लाइट मोड ले सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पे सर्कल में आपको थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, बाहर बाहर थोड़ा लाइट दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ शेप फिल में जाता हूँ, फिर मैं ग्रेडियंट में जाके मैं मोर ग्रेडियंट में क्लिक करता हूँ, तो मोर ग्रेडियंट में आप राइट साइड में देखना आपके पास ग्रेडियंट आ रहे हैं, ग्रेडियंट के कलर आ रहे हैं। कौन सा ग्रेडियंट कलर आपको इसके लिए रखना है, मान लीजिए मैंने ये रख लिया। अब यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है लीनियर, लीनियर आप रखने हैं उसको। तो उसके बाद आपको डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन से उसको यहाँ पे देना है, आपके पास डिफरेंट टाइप के डायरेक्शन यहाँ पे मौजूद है। आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, आप इंडिविजुअली एंगल को चेंज कर सकते हैं कि किस एंगल से आपको कलर लाइट देखना है और किस एंगल से डार्क कलर देखना है। तो ये जो चीज है वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। अगर मैं यहाँ चेंज करता हूँ रेडियल में, तो देखिए रेडियल में कुछ इस तरह से हमारे पास मोड्स होंगे। मैंने इसको ऐसे रख लिया जहाँ बीच में डार्क है हमारे पास। और अगर मैं यहाँ बात करूँ रेक्टेंगुलर की, तो मेरे पास रेक्टेंगल में ऑप्शन है कि मुझे इसको कैसे रखना है, ऐसे रखना है या ऐसे रखना है। तो डिफरेंट टाइप के मोड्स हैं। मैं पाथ में भी इसको रख सकता हूँ। देखिए यहाँ पे डार्क आ रहा है, बाहर से लाइट आ रहा है। अगर मैं बाहर से डार्क चाहिए, बीच में लाइट चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन कलर की पोजीशन को फिर चेंज करते हैं। मेरे को डार्क का कलर इधर रखना है और लाइट वाले कलर को इधर रखना है। तो जैसे ही मैंने इसकी पोजीशन को चेंज किया, आप देखेंगे यहाँ लाइट हो गया, फिर यहाँ डार्क हो गया। अगर हमें इसमें एक्स्ट्रा कलर रखने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जस्ट क्लिक करते हैं उस पोजीशन पे जहाँ पे हम लोगों को कलर ऐड करना है, और यहाँ पे जाके हम लोग उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका कलर रख दिया ऐसे, फिर मैं इसकी पोजीशन को चेंज कर सकता हूँ, इसकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ। साथ ही हम लोग कलर की ब्राइटनेस और उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं
कितनी ट्रांसपेरेंसी और कितनी ब्राइटनेस हम लोगों को इसके अंदर रखनी है, वो सारी डिटेल हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से एक यूनिक सा इसमें शेप क्रिएट हो जाता है। सो आई होप आपको ये भी इसमें समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ हम लोग इसमें देखते हैं शेप फिल के अंदर हमें एक ऑप्शन दिखता है टेक्सचर। तो टेक्सचर क्या होता है, पहले से बनी हुई कुछ डिजाइन्स होती हैं जिसमें हम लोग किसी शेप के अंदर उन डिजाइन्स को फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको रखना हो तो आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। कई बार इसका यूज होता है, बेनिफिशियल होते हैं ये ऑप्शन वहाँ पे यूज करने के लिए। उसी के साथ हम लोग आते हैं आउटलाइन पर। हम शेप आउटलाइन पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कौन से कलर का आउटलाइन रखना है। आउटलाइन नहीं रखनी तो नो आउटलाइन कर सकते हैं। अगर हम लोगों का आउटलाइन का वेट थोड़ा हैवी रखना होता है तो हम यहाँ से वेट बढ़ा सकते हैं। अभी मैं काम करता हूँ, पहले कलर चेंज करता हूँ उसका, उसके बाद इसके वेट को बढ़ाते हैं तो आपको ये दिख जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप ये कर सकते हैं। साथ में आप यहाँ पे इसकी जो आउटलाइन होती है ना चेंज भी कर सकते हैं कि आपको कैसे चाहिए। स्केच में चाहिए तो आप स्केच में ले सकते हैं। इस तरह से डैशेस में रखनी हो तो आप आउटलाइन को डैशेस में रख सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें होती हैं आप आउटलाइन के लिए कर सकते हैं। तो ये आउटलाइन के बारे में हो जाएगा। मुझे आउटलाइन नहीं रखनी तो मैं इसको नो आउटलाइन कर देता हूँ। फिर इसमें देता है शेप इफेक्ट। जो शेप आपने बनाया हुआ है आप उसमें इफेक्ट रखना चाहते हैं, प्री सेट इफेक्ट। देखिए जैसे मैं प्री सेट इफेक्ट रखूंगा वो शेप अलग अलग इफेक्ट में जाएगा। मैं शेडो की बात करूं तो मैं यहाँ पे आगे शेडो रख सकता हूँ उस शेप के लिए। मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो शेप के लिए रिफ्लेक्शन यहाँ पे एड ऑन कर सकता हूँ। ग्लो की बात करें तो हम शेप को ग्लो भी कर सकते हैं यहाँ पे इसके कॉर्नर से। सॉफ्ट एजेस की अगर बात करें तो इसके किनारों को सॉफ्ट कर सकते हैं और अलग सा इसका लुक दे सकते हैं हम लोग। बेवल फॉर्मेट में हम लोग इसको रख सकते हैं और साथ ही हम लोग इसको 3D रोटेट भी कर सकते हैं। तो कहाँ को रोटेट करना है वो हमें डिपेंड करता है हमारे ऊपर। सो आई होप आपको ये ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। बाकी जो ऑप्शन है इसके आगे वाले हम लोग इनको आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग वर्ड आर्ट के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो कई सारे हम लोगों को आगे चीजें पढ़नी है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास अरेंज के ऑप्शन होते हैं। अरेंज इसलिए यूज किया जाता है कि अगर हमें किसी चीज को आगे रखना है या किसी चीज को पीछे रखना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो हम लोग किस चीज को कहाँ रखना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने इस इमेज को यहाँ पे रखा हुआ है और इसी के साथ में इसमें कोई एक और चीज में ऐड ऑन करता हूँ। मान लीजिए जो हमारी जो शेप था अभी, मैं उस शेप को वापस ले जाता हूँ। कंट्रोल जेड करते हैं जिसे अंडू कहते हैं हम लोग, उससे वो वापस आ जाएगा और आपके जो स्टेप्स है वो भी पीछे हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया ना, मैं इस चीज को रख रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं मैं क्या बना रहा हूँ लेकिन बना रहा हूँ कुछ ना कुछ। तो यहाँ मैंने क्या किया कि यहाँ रख लिया इस चीज को, क्या बनाइए जो भी है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए हमारे पास 1, 2 और 3 ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो सर्कल है जो हमें यहाँ दिख रहा है ये इस पिक्चर के पीछे चले जाए तो उस कंडीशन में हमें अरेंज में जाना होता है और इसे करना होता है सेंड बैकवर्ड। तो अब देखिए कुछ इस तरह से वो यहाँ पे गया। अगर हम ये चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए पिक्चर है, इस पिक्चर को मुझे सबसे पीछे रखना है, मुझे इसको आगे नहीं रखना है, तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, हम करते हैं सेंड टू बैक। तो सेंड फॉर बैकवर्ड और सेंड टू बैक, इन दोनों में ये डिफरेंस होता है कि आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें रखनी है। एक होता है ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब अभी देखिए ये इमेज सबसे पीछे है, मुझे इसको सबसे ऊपर लेके आना है, तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं ब्रिंग टू फ्रंट। एक होता है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो जैसे कि हमारे पास ये जो सर्कल है ये अभी यहाँ पे रखा हुआ है, मुझे इसको ऊपर लेके आना है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके आना है, तो उस कंडीशन में आप ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन यूज करे जाते हैं अरेंज के अंदर। फिर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन रहता है ग्रुप करने का, अलाइन करने का। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ, कंट्रोल डी से इसको हम डुप्लीकेट कर सकते हैं। फिर मैं कंट्रोल डी करता हूँ, फिर डुप्लीकेट हो जाएगा। फिर मैं एक बार कंट्रोल डी करता हूँ तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। यानी अब हमारे पास टोटल मिलाकर 4 बॉक्सेस है। अब इन 4 बॉक्स को मिलाकर मुझे एक ऑब्जेक्ट करना है, सिंपल एक करना है, ग्रुप करना है इस चीज को। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमें इन चारों को सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के लिए हम इस ऑप्शन पर जाएंगे जहां पे हमारे पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट होना चाहिए। और हम इस तरह से इन चारों को सिलेक्ट करते हैं। कैसे, इस तरह से इसमें चारों की चारों चीजें आ जानी चाहिए जो कि आ चुकी हैं। यहां जाने के बाद हमें इसे करना है ग्रुप। अब ग्रुप करने पर ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो चुका है। अगर हम यहाँ पे जाएं, यहाँ आने के बाद हम करते हैं अनग्रुप, तो अनग्रुप करने पर फिर से ये इंडिविजुअल हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, कहने का मतलब है। अगर हम लोगों को इसे रीग्रुप करना होगा फिर से ग्रुप हो जाएगा। अगर हम बात करें अलाइन की, यानी कि जैसे ऐसा होता है ना, हम लोगों को ऑब्जेक्ट को मैनेज करना होता है। अभी जैसे हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक हो चुका है, मैं इसको अनग्रुप करता हूँ यहाँ से, और मुझे ना इसको मैनेज करना है कि कहाँ पर मुझे इसको रखना है आखिर। तो उस कंडीशन में हम लोग अलाइन के थ्रू अलाइन कर सकते हैं। यानी अलाइन लेफ्ट तो ये लेफ्ट चले जाएगा, वहीं पे मैं बात करूँ अलाइन पे जाके सेंटर तो ये बीच में आ जाएगा। अगर मैं इसे करता हूँ अलाइन राइट तो ये राइट में चले जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको मैनेज कर सकते हैं कि हम लोगों को इसे कहाँ रखना है। अब जैसे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पर है, तीसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, हम तीनों को सिलेक्ट करना चाहते हैं। उसके लिए आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबा के रखना है
फिर उन ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है जो आपको आपस में सिलेक्ट करने हैं। तीनों सिलेक्ट हो गए। अब हमें अरेंज में जाना है, अलाइन में क्लिक करना है, फिर हमें करना है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल। इनके बीच का जो गैप था ना वो हम लोगों ने इक्वल कर दिया। इसी तरह से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ हो या एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। अब इन तीनों में गैप तो इक्वल नहीं है, बट अगर मुझे इक्वल करना हो तो उस कंडीशन में हमें अलाइन में जाना होता है और हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल। तो ये क्या करता है कि इनका जो गैप होता है वो बराबर कर देता है। तो इस ऑप्शन को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसमें देखते हैं कि हम लोगों को अलाइन टू स्लाइड का ऑप्शन मिलता है और अलाइन टू सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है। यानी कि अभी तक ये जो ऑप्शन हो रहे थे, मतलब अलाइन हो रहा था, ये डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल हो रहा था, तो वो इस बेसिस पे हो रहा था। और वहीं पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कहीं मैनेज कर रहा हूँ ना, जब मैं इसको मैनेज कर रहा हूँ, मैं इसको लेफ्ट कर रहा हूँ या फिर मैं उसको किसी दूसरी लोकेशन पे रख रहा हूँ, मैं सेंटर बोल रहा हूँ, तो उस कंडीशन में एक चीज नोटिस करना आप, या अलाइन टू स्लाइड हो रहा है, यानी जो स्लाइड है हमारे उसके बेसिस पे वो राइट या लेफ्ट या राइट हो रहा है। इस तरह से इसको मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन है रोटेट करने का। तो रोटेट का अगर यहाँ पे देखें तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे इस बॉक्स पे क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, तो कौन सी डायरेक्शन को मुझे इसे कितना रोटेट करना है वो हम लोग यहाँ से इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। बात करें सिलेक्शन पेन की, तो हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं। सब टाइटल का एक ऑप्शन है, उसको मुझे अनचेक करना है। जैसे मैं उसको अनचेक करूंगा तो क्या होगा, वो यहाँ से हट जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ उस पर तो फिर दिखने लग जाएगा हमें यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा। लॉक किस लिए होता है, अगर मैं उसको लॉक कर दूं ना तो लॉक करने से ये होगा कि अब मैं उसको मूव ही नहीं कर सकता। यानी मैंने इस पर क्लिक किया तो मैं इसको कहीं मूव करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, उस पर एडिटिंग में नहीं कर सकता। और इस तरह से टाइटल का भी ऑप्शन है, मैं यहाँ पे बाकी सारे काम करना चाहता हूँ, अभी मैं टाइटल को मूव करना चाहूंगा तो इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर एक बार आप उसको लॉक कर देते तो वो स्क्रीन में फिक्स हो जाता है, अब आप उसको मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज होती है, ये लॉक करना यहाँ से होता है, यहाँ से हाइड करना होता है, कौन कौन सी चीजों को आपको टेम्परेरी हटाना है, कौन कौन सी परमानेंट हटानी है, तो वो जो सारी चीजें होती है आपको सिलेक्शन पेन के अंदर दिख जाती है। सो आई होप आपको ये अरेंज वाला ऑप्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग कोई शेप क्रिएट करते हैं तो उस शेप के अंदर हम लोग कलर फिल करते हैं। हम डायरेक्टली यहाँ से क्विक स्टाइल के थ्रू भी उसको कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, शेप फिल कर सकते हैं, यहाँ से आउटलाइन दे सकते हैं, शेप का इफेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखता है फाइंड एंड सिलेक्ट वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ड्राइंग वाला भी कंप्लीट कर चुके हैं। आई थिंक आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हम बात करते हैं यहाँ पे एडिटिंग की, तो एडिटिंग में हमें फाइंड ऑप्शन मिलता है, फाइंड एंड रिप्लेस करने का। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आखिर मुझे क्या फाइंड करना है, मैंने इसमें लिखा DOCU, तो जहां DOCU लिखा है उसने सिलेक्ट कर दिया, उस चीज को हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मैच केस का। मान लीजिए मैं यहाँ पे आके DOCU कैपिटल में लिखता हूँ DOCU, ये फिर भी उस चीज को सिलेक्ट कर रहा है। अगर मान लीजिए मैं मैच केस करता हूँ तो क्या इस बार उसने सिलेक्ट किया उस चीज को, इस बार इस चीज ने उसको नहीं सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने कैपिटल में लिखा है और कैपिटल में यहाँ कोई DOCU लिखा नहीं है। अगर मैं स्मॉल में लिखता हूँ DOCU तो ये उसको सिलेक्ट कर लेगा। फिर यहाँ पे है मैच होल वर्ड ओनली। अब देखिए यहाँ पे DOCU तो लिखा हुआ है लेकिन वो डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अगर मैं करता हूँ मैच होल वर्ड ओनली तो ये उसको सिलेक्ट नहीं करेगा। अगर सिर्फ इस डेटा के अंदर DOCU लिखा होगा और उसके बाद में यहाँ पे उसको सर्च करूंगा, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी इसको हटाता हूँ, मैं फाइंड एंड सिलेक्ट में क्लिक करता हूँ, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ DOCU लिखा हुआ है तो यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ये वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं इसको यहाँ पे हटाऊंगा यहाँ पे, तो उसके बाद यहाँ से हम लोग उसको सर्च करेंगे दोबारा से, तो उस कंडीशन में सर्च करने लग जाएगा उस चीज को भी। तो ये हो जाता है इस तरह से। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं उस चीज को तो रिप्लेस भी आप कर सकते हैं। अब रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है जहां लिखा होता है रिप्लेस विथ। आपको यहाँ लिखना होता है कि आप क्या इसके साथ रिप्लेस कर रहे हैं। मैंने इसमें लिखा है एंजॉय और मैं करता हूँ रिप्लेस। तो आप एक चीज नोटिस करिए, यहाँ लिखा था डॉक्यूमेंट, अब वहां पे हो चुका है एंजॉयमेंट। इस तरह से आप चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे रिप्लेस फॉन्ट की, तो यहाँ पे हम फॉन्ट को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉरल फॉन्ट आ रहा है, कॉरल फॉन्ट को आपको किसके साथ रिप्लेस करना है, आप यहाँ से आके उसे रिप्लेस कर सकते हैं। यानी फॉन्ट स्टाइल ही चेंज करनी है एक तरीके से। ये इस तरह से फॉन्ट की स्टाइल को ही चेंज करता है। जो ऑप्शन हम लोग यहाँ से ट्राई करते हैं वो हम लोग को डायरेक्ट यहाँ पे भी मिल जाता है। तो यहाँ पे रिपीटेड चीजें आपको पावर पॉइंट के अंदर दिख जाएंगी, एक ही ऑप्शन को कई जगह देखने को मिल जाएंगी। आपके काम को शॉर्ट करने के लिए सारे ऑप्शन कई जगह दे रखे हैं। होम के अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट करने का, जिसे आप सेलेक्ट ऑल करते हैं तो सारा कुछ एक साथ सेलेक्ट हो जाता है। शॉर्टकट की इसका कंट्रोल A होता है। बात करें अगर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो मैंने आपको अभी बताया कि हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, शेप क्रिएट करते हैं। और अगर हमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है एक साथ, तो हम लोग सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। सिलेक्शन पेन भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि सिलेक्शन पेन किस लिए होता है। वो डिस्प्ले करता है कि कितने ऑब्जेक्ट हम लोगों ने उसमें क्रिएट किए हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट हाइड करना है, कौन सा लॉक करना है, वो डिटेल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे वॉइस की। तो वॉइस में हम लोगों को ऑप्शन मिल जाता है डिकेट का।
ये जो डिकेट वाला ऑप्शन होता है ये आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर ही देखने को मिलेगा। जो नया है यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको। किस लिए इसका यूज किया जाता है? कई बार हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम लोग टाइप करके वो चीज नहीं लिखें, हम लोग बोल के लिखना चाहते हैं, तो उस टाइम हम लोग इस डिकेट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग बोल के उन चीजों को लिखवा सकते हैं। जैसे मैं कुछ चीज यहाँ बोल रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन में वो सारी चीजें वहां पे लिखी जा रही हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट 365 में आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर ये ऑप्शन मिल जाएगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, जो आपकी सारी चीजों को आपके बोलते बोलते लिखते जाएगा। तो अभी मैं इस ऑप्शन को यहां से ऑफ कर देता हूं। बात करें यहाँ पे एड-इन्स की, तो हमारे पास एड-इन्स इसलिए होते हैं कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो इसके अलग सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, वो हम लोग एड-इन्स में से ला सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी फॉर पावर पॉइंट हम लोग ला सकते हैं, या फिर हम लोग बायो रेंडर ला सकते हैं, हम क्यूआर ऑफिस ला सकते हैं क्यूआर कोड क्रिएट करने के लिए। तो वो सारी चीजें आपको मिल जाती है यहाँ पे एड-इन्स के अंदर। अगर आपको कोई चीज लानी होती है तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे मिल जाती है। तो अभी मैं इन सारी चीजों को यहाँ से डिलीट करता हूँ, या एक्स्ट्रा आ रही है यहाँ पे, मैं इस इमेज को भी यहाँ से डिलीट करता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे डिजाइनर क्या करता है। ये डिजाइनर आपको एक नया टूल इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब जैसे ही हम इस डिजाइनर पे क्लिक करते हैं, यह हमारे पावर पॉइंट को एनालाइज करता है और उसके बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे सजेशन देता है। ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है। ये आपको देखिए ये सजेशन दे रहा है और भी सजेशन दे रहा है। अब जो भी सजेशन आपको वहां पे परफेक्ट लगेगा आपके स्लाइड के बेसिस पे आप लगा सकते हैं। सो मोर डिजाइन आइडियाज पे आप क्लिक करिए, देखिए माय विलेज पे आपको ये दिखा रहा है, माय विलेज पे आपको ये दिखा रहा है। यानी कि पावर पॉइंट के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है उस पे जो आपको चाहिए था। इसने आपकी स्लाइड के लिए वही वाला जो इसका डिजाइन था वो आप लोग के लिए क्रिएट कर दिया इसने। तो ये बहुत ही यूनिक तरीका है। यहाँ पे आपको उतनी इसमें एडिटिंग नहीं करनी पड़ेगी, उतने ऑप्शन आपको इसमें अप्लाई नहीं करने पड़ेंगे। अगर बाद में करना चाहते हैं तो आप बाद में कर सकते हैं, जैसे कि आपको फॉन्ट का स्टाइल बाद में चेंज करना हो, आपको यहाँ पे इसको चेंज करना हो, तो ये जो चीजें होती है बाद में कर सकते हैं। लेकिन अभी देखिए आपके सामने जैसे ये चीज लिखी हुई है, मुझे इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये मुझे दिखा रहा है। मैं इस तरह से यहाँ पे अबाउट माई विलेज की चीजें ले सकता हूँ, मैं इस तरह से चीज ले सकता हूँ। तो यानी कि जो भी चीज हम लोगों को इसमें ठीक लगेगी वो हम अपने स्लाइड पे डाल सकते हैं और अपने स्लाइड्स को कंबाइन करके परफेक्ट व्यू दे सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये वाला ऑप्शन ले लेता हूँ इसमें। तो ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड हो जाएगी, ये हमारी सेकंड स्लाइड हो जाएगी और ये हमारी थर्ड स्लाइड हो जाएगी। और अगर हमें कोई अदर डिजाइन इसमें देने होंगे तो वो डिजाइन हम लोग इसमें दे सकते हैं। नॉर्मली मैंने इस पे क्लिक किया और ये इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप स्लाइड्स को क्रिएट करना और भी ज्यादा आसान हो चुका है इस डिजाइनर टूल की हेल्प से। तो होम के अंदर क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग, वॉइस, एड-इन्स और डिजाइन्स, ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो चुकी है क्योंकि सारे ऑप्शन मुझे डिटेल में आपको समझाने थे। मैं इस पूरे कोर्स में इन सारे टैब्स को, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ, डिजाइन, इन सारे टैब्स को इसी तरह से डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर आपको इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों तो प्लीज आप कमेंट में एक फीडबैक जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन से आपके पास हमारी सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन पहुंचती हैं और इस तरह की यूजफुल वीडियोस आप तक पहुंच पाती हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।